नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स की चर्चा करेंगे और ये जो करंट अफ़ेयर है, ये जनवरी 2026 की है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप कहाँ जाएँगे? पीडीएफ के लिए आप जाएँगे हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे बैच किसी भी बैच से जुड़े हैं जैसे यूपी स्पेशल या फिर लेखपाल का जो बैच चल रहा है, अगर आप इन बैचेस से जुड़े हुए हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में वहीं पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा लेखपाल का बैच कंटिन्यू है, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप केडी25 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे बैचेज़ हैं। आपको मिल जाएँगे हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल इस तरह के बैचेज़, ठीक है? चलो, जनवरी 2026 में कौन-कौन सी घटनाएँ हुई हैं, जो चर्चा में रही हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे माघ मेला, इसमें मेला सेवा एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? क्या है ये एप्लीकेशन? इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पीलीभीत में बासमती सीड फैसिलिटी सेंटर को शुरू किया गया है। और हाल ही में प्रदेश की एक बालिका हैं पूजा। पूजा पाल को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किया क्या है और साथ ही साथ सीओआरपी स्वदेशी फोर लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर को बनाया गया है। किसने बनाया है और ये क्या करेगा इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जनपद एक प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने योजना सुनी होगी। अब उसी की तर्ज पर एक नई योजना शुरू करी जा रही है सरकार के द्वारा, एक जनपद एक व्यंजन। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डॉल्फिन का दूसरा व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? क्यों शुरू किया गया है? आओ ज़रा एक-एक करके इन सभी पहलुओं या इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखो। 1 में कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पढ़ो और सही स्टेटमेंट की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है, प्रदेश सरकार ने युवाओं में नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल के संवर्धन के लिए, गौर करना जरा, नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल के संवर्धन के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। फिर इसके बाद कह रहा है सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और ई गवर्नेंस ने नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज है ना, यही है नेस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये भी सही है। इस पहल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समर्थित फ्यूचर स्किल्स के माध्यम से शुरू किया है। ठीक, तो ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ये हैं, तो इन तथ्यों को जान लो पहले। ये जो एमओयू सिग्नेचर किया गया है नेस्कॉम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जैसे समझौता ज्ञापन किसके किसके मध्य हुआ है, तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और ई गवर्नेंस केंद्र ने इसके साथ किया है, नेस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा, तो ये जो कार्यक्रम है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय डिजिटल कौशल विकास मंच फ्यूचर स्किल्स प्राइम के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है। कहाँ-कहाँ इसको फ़ोकस किया जाएगा, यानी कौन-कौन से क्षेत्रों में ये काम करेगा? तो साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जिसको आरपीए कहा जाता है, इस तरह के फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल, सोशल टेक्नोलॉजी सहित नई पीढ़ी के तकनीकी जोर पर ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन के अंतिम चरण में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा एआई प्रज्ञा की भी प्रस्तुति करी गई थी। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो है प्रदेश के लगभग 10 लाख नागरिकों को एआई साक्षरता से जोड़ना, उन्हें भविष्य के डिजिटल अवसरों के लिए तैयार करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एडिशनल, इनको आप याद रखो। ठीक, और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। कह रहा है प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट इसको इस्टेब्लिश करने की घोषणा करी गई है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाए कि यार्न प्रोसेसिंग प्लांट ये इस्टेब्लिश करने की घोषणा करी गई है, ये कहाँ पर स्थापित होगा? ये पूर्वांचल का पहला है, ये स्थापित होगा मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला सूत प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य होगा कि इस संयंत्र का उद्देश्य कालीन उद्योगों को स्थानीय स्तर पर संसाधित धागा उपलब्ध कराना, जिससे अन्य राज्यों पर उसकी निर्भरता कम हो सके। अच्छा, इससे आर्थिक महत्व क्या होगा इसका?
तो जो मिर्जापुर और भदोही का क्षेत्र है, यहाँ पर हस्त निर्मित कालीन उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये उभरेगा। साथ ही साथ निवेश का आकार कितना है? संयंत्र के लिए लगभग-लगभग 8 करोड़ रुपए निवेश का आकार निर्धारित करने का लक्ष्य साधा गया है। परियोजना पूर्ण होने की समय सीमा क्या है? 2026 अप्रैल तक ये परियोजना ऐसा अनुमान है कि पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पर। वर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 के आयोजन को सफल बनाने के लिए कौन-सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? नाम है मेला सेवा ऐप। ठीक है? मेला सेवा ऐप। अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस ऐप से संबंधित जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप का उद्घाटन किया है। कहाँ के लिए है ये? तो प्रयागराज में मेला माघ मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु आएँगे, उनकी सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला सेवा एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। इस ऐप के ज़रिए मेले में आए श्रद्धालुओं को डिजिटल तरीके से सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, याद रखिएगा। फोर्थ में देखो ज़रा, चौथे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान कर लो भाई। पहला स्टेटमेंट है कि दिसंबर 2025 में सेवा निर्यातकों को स्टेटमेंट ध्यान से समझना, दिसंबर 2025 डेडलाइन दी है, में सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना, ये योजना याद रखो। विपणन विकास सहायता योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। ठीक? फिर कह रहा है 22 दिसंबर 2025 को प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24496.98 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट के रूप में पेश किया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ 5 नंबर में। 5वां क्या कह रहा है? कहा गया है जनवरी 2026 की बात है। जनवरी 2026 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में देश का पहला राज्य कौन-सा बना है? ये पूछ रहा है आपसे। पहला राज्य बना है उत्तम प्रदेश। अब यहाँ पर देखो पर्यटकों की संख्या के मामले में एक बार फिर से अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर काबिज हुआ है। राज्य में धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है? क्योंकि जो स्थल हैं उनका नवीनीकरण किया जा रहा है और राम मंदिर के निर्माण की वजह से तो पर्यटक आ ही रहे हैं। राज्य में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में अभी तक उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ है। इनमें 3.36 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अब आ जाओ 6 में। 6 में कह रहा है कि सही विकल्प पहचानो। पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बासमती चावल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए टांडा बिजैसी में बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। क्या ये सही है? हाँ। दूसरे में कह रहा है राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी हेल्थ टेक इसका आयोजन कहाँ हुआ? कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में। इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन तथा यूपीआईएमआरएस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। क्या ये सही है? हाँ, दोनों सही है। अब यहाँ पर आओ जरा, इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ ले लो। पीलीभीत जिले में बासमती बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र और जैविक प्रदर्शन फार्म की स्थापना की जाएगी। याद रखना, इस जिले में ये होगा पीलीभीत में। टांडा बिजैसी में प्रस्तावित बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर को बनाने के लिए कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। चिंता करने की बात नहीं है, अब हरी झंडी मिल ही गई है, तो पक्का है कि बन जाएगा। इसके बाद यहाँ उन्नतशील बीज को तैयार किया जाएगा। करीब 6 हेक्टेयर दायरे में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर बनने से बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ये भी सही है। यानी ये फिर आ जाओ यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन किया। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। एक तो उद्घाटन किसने किया? आदित्यनाथ जी ने। उद्घाटन हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। दोनों ही स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, याद रखना। किसने किया उद्घाटन और कहाँ हुआ ये आयोजन? ठीक। अब आ जाओ 7th में। 7वां क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है दिसंबर 2025 की बात है। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण और उत्तरदायी पर्यावरण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यारण्य है जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित किया गया है? ये किया है पार्वती अर्गा शी अभ्यारण्य को।
अब पार्वती अर्गा के बारे में कुछ बातें देख लो और ये ऐसा क्यों किया गया है, इको सेंसिटिव ज़ोन क्यों घोषित किया गया है, इसके बारे में भी जान लो। तो सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, ये अवस्थिति इसकी कहाँ पर है, तो गोंडा में। यानी ये जो अभयारण्य है, ये गोंडा में है। कौन सा प्राधिकरण इसको देख रहा है, तो ये जो घोषणा करी है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के द्वारा ऐसा किया गया है। उद्देश्य क्या है ऐसा करने के पीछे? तो इस निर्णय का जो उद्देश्य है, वो है जैव विविधता को सशक्त बनाना, प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के आवासों का संरक्षण करना और अभयारण्य को उत्तरदायी पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है पार्वती अर्गा, इसका क्षेत्रफल और यहाँ पर आवास किसका है? क्षेत्रफल लगभग 1084 हेक्टेयर है और सर्दियों के मौसम में मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों को ये क्षेत्र आकर्षित करता है। अब आ जाओ 8th में। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है सही स्टेटमेंट पहचान लो। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जनवरी 2026 की बात है। इस समय क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 और आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक कल्याण के लिए एआई कार्यकारी समूह की चौथी बैठक कौन से नंबर की है? चौथी। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। क्या ये सही है? हाँ। फिर दूसरा कह रहा है कि जनवरी 2026 की बात है। देश की राजधानी लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र, इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। जरा इसमें कुछ एडिशनल जानकारियां ले लो। अभिषेक सिंह, ये आईएएस हैं, महानिदेशक हैं एनआईसी के। इन्होंने 12 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में भाग लिया। इसका आयोजन इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो आयोजन किसने किया है, ये याद रखना, संयुक्त रूप से हुआ है इसका। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, वाणिज्य और उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी और अन्य विभागीय राज्य मंत्री, वरिष्ठ नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी और क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ जरा। दिसंबर 2025 की बात है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन, कौन-सा, क्या नाम है सम्मेलन का? पुलिस मंथन 2025, इसका आयोजन किया गया है। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल टूल्स यक्ष ऐप और प्राइम जीपीटी लॉन्च किए गए हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। लखनऊ, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं इसकी कुछ बातें आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो एप्लीकेशन है यक्ष ऐप, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एआई आधारित टूल, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपराधियों, गिरोहों, उन पर नज़र रखने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ स्थित, याद रखना, पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय पुलिस मंथन के पहले दिन यक्ष ऐप का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है और राज्य में पुलिस व्यवस्था और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। तो उद्देश्य क्या है? कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, पुलिस व्यवस्था बनाए रखना। ये जो एप्लीकेशन है, ये एआई संचालित है। चेहरे की पहचान के माध्यम से संदिग्ध तत्वों की पहचान को सुगम बनाता है, अपराध का पता लगाता है, रोकथाम में सहायता करता है, एआई संचालित वॉइस सर्च की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। अब आ जाओ 10th में। 10वीं में कह रहा है जनवरी 2026 की बात है। हिंदुजा फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई पुस्तक प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के, इसका विमोचन किसने किया है? हमारे सीएम ने किया है। अब आ जाओ यहाँ पे। SCORP का हाल ही में अनावरण किया गया है, जो भारत का पहला स्वदेशी 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। इसे किसने विकसित किया है? इसे टेरा रोबोटिक्स और आईआईटी कानपुर, यानी इन दोनों ने विकसित किया है। अब यहाँ पर आओ जरा। ये है मैनिपुलेटर 4 लेग्ड, 4 पैरों वाला, 3 4। तो टेरा रोबोटिक्स नाम के भारतीय स्टार्टअप ने आईआईटी कानपुर, यहाँ पर आईआईटी कानपुर की मदद से भारत का पहला लेग्ड 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट पेश किया है। डॉग रोबो जैसा दिखता है ये और यह रोबोट उन जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है जहाँ इंसानों का होना और उनका काम करना ये खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा ये है अ, मोबाइल मैनिपुलेटर, याद रखना इसको। इसका विकास किसने किया है? बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। टेरा रोबोटिक्स और आईआईटी कानपुर। आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 में कह रहा है कि 26 दिसंबर 2025 की बात है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धूल रहित थ्रेसर, भूसा धूल पृथक्करण यंत्र का नवाचार करने वाली बाराबंकी जिले की बालिका कौन सी ऐसी बालिका है जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? ये है पूजा पाल जी। पूजा पाल। अब यहाँ पर आओ जरा, इन्होंने क्या काम किया है? तो इन्होंने भूसा और धूल को अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किया है और इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। ये मशीन कृषि गतिविधियों को से निकल जो कृषि गतिविधियां होती हैं उससे निकलने वाली धूल और वायु प्रदूषण को कम करती है। पूजा पाल का यह आविष्कार गेहूं की मड़ाई यानी थ्रेसिंग के दौरान निकलने वाली जो धूल की समस्या है उसका समाधान करती है। ये धूल अगर में चली जाए तो वायु प्रदूषण बढ़ाती है और किसानों और ग्रामीणों के अगर नासापुटों से अंदर चली जाए तो उन्हें श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनती है। और ये जो मशीन है ये मड़ाई के दौरान हवा में उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने में मदद करती है। इससे खेती का काम अधिक सुरक्षित हो जाता है, स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो जाता है। और ये जो पूजा जी हैं, इन्होंने जापान में आयोजित सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और यहाँ पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आविष्कार का प्रदर्शन भी किया था। ठीक। अब आ जाओ 13 में। 13 में क्या कह रहा है? भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण इसके द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है या कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसे पहला स्थान मिला है? ये है बरेली। ठीक है, बरेली को मिला है पहला स्थान। अब यहाँ पर आओ जरा, भारतीय विमान प्राधिकरण बरेली हवाई अड्डे ने इस प्राधिकरण के द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में बरेली हवाई अड्डे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 7वां है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहला है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। राज्य स्तरीय उपलब्धि में ग्राहक संतुष्टि में उत्तर प्रदेश में बरेली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण किए गए 62 हवाई अड्डों में 7वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चूंकि बरेली से संबंधित बातें हैं तो आप बरेली के बारे में याद रखो। उत्तर प्रदेश जीके में इसके लिए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लिनिक के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नोएडा स्थित सरकारी चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। हाँ, यह नैदानिक आवश्यकताओं और तकनीकी नवाचार के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। हाँ, सारे के सारे सही हैं। 15 में देखो जरा, 15 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन ये किसने किया है? ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना? अब यहाँ देखो, वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने और इसका नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम सिगरा। यहाँ पर होगा। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पूरे भारत से भागीदारी देखने को मिलेगी। सामान्यतया इसमें लगभग 58 टीमों का प्रतिनिधित्व होगा और 1000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तीसरा संसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? फिर से समझो, कौन से नंबर का है? किस जिले में तीसरे नंबर का? क्या है ये? संसद खेल महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आगरा में। ठीक, आगरा में हुआ है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखो, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं पीसी राधाकृष्णन, इन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित तीसरे संसद खेल महोत्सव को संबोधित किया और युवाओं से कहा है कि नशीली दवाओं को ना कहें और खेलों को हाँ कहें। यानी अगर आप नशा करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, तो उनको ना कहो और साफ स्वच्छ खेलो। और इसी संदेश को देते हुए उन्होंने ये खेल शुरू कराया। अच्छा, यहाँ पर मुख्य बिंदु देख लो। संसद खेल महोत्सव ये युवाओं में भागीदारी, अनुशासन, टीम वर्क और समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करता है और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। साथ ही साथ नशीली दवाओं के विरुद्ध युवाओं में संदेश भी देता है। वाजाओ 17 में 17 कह रहा है 3 दिवसीय 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और विधायी निकायों के सचिवों का 62वां सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ लखनऊ में। फिर से समझ लो इसको। इस तरह के सम्मेलन पूछे जाते हैं।
3 दिवसीय था ये। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और विधायी निकायों के सचिवों का 62वां सम्मेलन, ये लखनऊ में हुआ है, ठीक है? इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? राजधानी लखनऊ में और 3 दिवसीय था ये। इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जो माननीय राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल, इन्होंने किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन दिया है। याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कहे ये जो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो आनंदीबेन जी ने किया। ठीक। और अगर पूछे कि इसका मुख्य संबोधन किसने दिया है, तो ओम बिड़ला साहब ने दिया है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। 18 कह रहा है कि 5 जनवरी 2026 को इन्वेस्ट यूपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश, गौर करना जरा। भारत सरकार ने डीरेगुलेशन 1.0 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और ये रैंकिंग व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, निवेश अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 23 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों के प्रभावी और समग्र क्रियान्वयन के आधार पर ये जारी किया गया है। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सभी 23 सुधारों को पूर्ण रूप से लागू किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। कुल मिला के यहाँ पर 23 सुधार याद रखना और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है अपने उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि 17 जनवरी 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से नदी व मुहाना क्षेत्र डॉल्फिन का दूसरा व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ये कहाँ से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है बिजनौर से। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ है। देश भर में नदियों और मुहानों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की संख्या का दूसरा व्यापक सर्वेक्षण है ये। ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हमें ये भी बताया है कि ये जो सर्वेक्षण है, ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत 2 चरणों में किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि पहले चरण में सर्वेक्षण में बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा के मुख्य भाग और सिंधु को शामिल किया गया है। जबकि ये जो दूसरा चरण है, उसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियाँ जैसे सुंदरबन और ओडिशा क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है सही स्टेटमेंट पहचानो। 16 जनवरी 2026 की बात है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान-पान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। क्या ये सही है? हाँ। अब यहाँ पर देखो, एक जनपद एक उत्पाद आपने योजना पढ़ी है, लगातार पढ़ रहे हो। अब इसी की तर्ज पर एक नई योजना आ गई है, एक जनपद एक व्यंजन। ठीक है। 6 जनवरी 2026 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जाता है, इसके तहत जारी मसौदा मतदाता सूची में 2.89 करोड़ नाम हटा दिए हैं, लगभग 18.7%। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के देसी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए ओडीओसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना को शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले के पारंपरिक खान-पान और पेय पदार्थों को एक विशिष्ट पहचान देना। ये राज्य के प्रमुख एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ही अनुरूप होगा। बात समझ पा रहे हो? तो जैसा ओडीओपी है, वैसा ही ओडीओसी है। तो अब यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में एक जिला एक व्यंजन योजना का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य है, जैसे आगरा का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, लखनऊ का मलाई मक्खन है, कानपुर के समोसे बहुत फेमस हैं, है ना? आइए बिरहाना रोड में, तो समोसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे राज्य के व्यंजनों को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना है। इस ओडीओपी पहल ने
उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ठीक उसी प्रकार से ओडीओसी में हर एक जिले का एक व्यंजन, इसको भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 21 21 में देखो, सही विकल्प की पहचान करो। आगरा के 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे क्या? हाँ। इस परियोजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा हो रहा है। हाँ। प्रत्येक पुस्तकालय पर लगभग 4 लाख रुपए का व्यय आएगा। हाँ, सही है। पुस्तकालयों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और सचिव महाराज करेंगे। ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। अब इसमें ध्यान से देखो, कह रहा है कि प्रत्येक लाइब्रेरी पर सरकार करीब 4 लाख रुपए खर्च कर रही है। 2 लाख रुपए पुस्तकों और 1.3 लाख रुपए डिजिटल उपकरण और लगभग 7,000 रुपए फर्नीचर पर इसमें खर्च किए जाएंगे। ठीक है? तो अगर आप सचिव बनते हैं, तो बहुत सारा काम आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि गाँव का विकास आप कैसे करेंगे, है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। कह रहा है सही विकल्प की पहचान करो। उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के अंतर्गत सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली विपणन सहायता योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश इस नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। याद रखिएगा। इसके अंतर्गत लक्षित लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो में पंजीकृत सेवा निर्यातक होने चाहिए। ये भी सही है। सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? अब इसमें कुछ बातें हैं, आओ जरा इनको डिस्कस कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के अंतर्गत सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए अपनी तरह की पहली विपणन सहायता योजना इसका शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश इस प्रकार की नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। वित्तीय सहायता प्रावधान इसमें क्या है? विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियों में अगर भाग लेना है तो सहभागिता के लिए स्टॉल किराए की लागत का 75% तक लगभग 2 लाख रुपए आवंटित होगा। एक प्रतिभागी के लिए इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा व्यय 75% तक, भारत में आयोजित कार्यक्रमों के लिए 50,000 रुपए, स्टॉल किराया, यात्रा व्यय 25,000 रुपए, ये उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है? तो आ जाओ 23 में। कह रहा है कि हाल ही में काशी विंध्य क्षेत्र, इसके गठन की चर्चाएं चल रही हैं जोरों-शोरों पर और इसके संबंध में सही विकल्प की पहचान भी आपको करनी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि काशी विंध्य क्षेत्र में वाराणसी, विंध्याचल मंडल के कुल 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है? फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि काशी विंध्य क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे हमारे सीएम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे इसके मुख्य सचिव, जो कि आवास से संबंधित होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पर देखो जो काशी विंध्य क्षेत्र है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे, वो होंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। काशी विंध्य क्षेत्र प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? सीएम। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। अब इसमें कौन-कौन से जिलों को शामिल किया गया है? लिखा है 7 जिले। तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और विंध्य मंडल के मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, इन सबको काशी विंध्य क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। ठीक है? अब आ जाओ 24 में। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट 2025-26 के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। पहला स्टेटमेंट है, सरकार ने 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। बिल्कुल सही है। ये जो अनुपूरक बजट है 3.03% है मूल बजट का, जो फरवरी में पेश किया गया था। तो ये दोनों सही हैं। अब यहाँ पर देख लो जरा, ये अनुपूरक बजट क्या होता है? अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज होता है जो मुख्य बजट के बाद पेश किया जाता है, जब सरकार को पहले से पारित बजट से अधिक खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। और चूंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नई-नई योजनाएं, आपात स्थितियाँ कभी-कभी आ जाती हैं, विकास कार्यों में वृद्धि करनी होती है, तब पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय अनुपूरक बजट लाया जाता है, ठीक है? इसको बोलते हैं यूपी सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 ये लाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है और इसकी ये राशि है। अच्छा ये मूल बजट का कितना है? मूल बजट का 3.3% है। इसमें राजस्व व्यय के लिए
18,36,9.3 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 6127.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में 25 कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय साहब की 65-65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। सही है। फिर आ जाओ, प्रेरणा स्थल के बारे में कुछ बातें और जान लें। प्रेरणा स्थल में राष्ट्रवाद के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण ये किया है, राज्य ललित कला एकेडमी ने करवाया है। निर्माण के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि एलडीए की ओर से जारी की गई है। इन प्रतिमाओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की प्रतिमा है, जो कि प्रसिद्ध राम सुतार आर्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसी फर्म ने दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था, है ना? और इन प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण लाइटनिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से किया जा रहा है। बसंत कुंज में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 65 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाओ 26 में, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सही विकल्प की पहचान करो। फिर से समझो क्या कह रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सही विकल्प की पहचान करो। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रोजगार औद्योगिक क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। क्या ये सही है? हाँ। फिर कह रहा है कि राज्य सरकार का एक विभाग है एमएसएमई और कौशल विकास एजेंसियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम के लिए इसमें कार्य किया जाएगा। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ एडिशनल नोट्स देख लो। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार कौशल प्लेसमेंट से सीधे जोड़ने की दिशा में योगी आदित्यनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन की कार्य योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 एकड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये डेटा याद रखना, महत्वपूर्ण है आपके लिए। 50 एकड़। अब आ जाओ 27 में। 27 कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 की बात है। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यहाँ पर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। ये कौन से जिले में किया गया है? लखनऊ में। लखनऊ। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपने पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। क्या आपको पता है इस पुस्तकालय का उद्घाटन जो किया गया है वो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे लुई ब्रेल की जयंती पर किया गया है? अगर नहीं पता है तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद ने जीसीसी नीति 2024 की नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लेनी है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। बिल्कुल सही है। ये जो नियमावली है नीति 2024 की अधिसूचना की ही तिथि से लागू की जाएगी, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आ जाओ 29 में, क्या कह रहा है? हाल ही में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जुड़े पेंशन धारकों की कितनी पेंशन देने का वादा किया है? यानी पेंशन की राशि बढ़ा दी है, 500 रुपए, है ना? 1500 कर दिया गया है। फिर 30 में कह रहा है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ये कहाँ पर खोला गया है? ये ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ तक बात आप समझ पाए? ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी जनवरी 2026 से संबंधित। आई होप ये सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे। और चलते-चलते इसकी पीडीएफ के बारे में आपको फिर से जानकारी दे दूँ। कहाँ मिलेगी? आपको हमारे एप्लीकेशन में आना होगा, वहाँ इसकी पीडीएफ ई-बुक वाले फ़ोल्डर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक? इसके अलावा अगर आप हमारे लेखपाल के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो लेखपाल का बैच चल रहा है और आप यहाँ पर आके इस बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकें और आप रिवीजन कर सकें। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।